continuing with the tenses, we discussed in our previous video that there are total 12 types of tenses. 12 types of tenses हमने स्टडी करने हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं. तो उस कंटिन्यूटी में आज हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, विच इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हम इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को ड्राफ्ट करना है, हमने कहां कौन सी चीज प्लेस करनी है, कैसे इसमें सब्जेक्ट आएगा, कैसे इसमें वर्ब आएगी, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और कहां इसमें हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है. राइट, सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इसमें डिस्क्राइब होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, जो कि बेसिक फॉर्म्स है जो हमने समझनी होती है. कि अफर्मेटिव जब हम किसी स्टेटमेंट को सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर स्टेटिंग समथिंग, कुछ कह रहे हैं सिर्फ. नेगेटिव हम कह रहे हैं लेकिन उसको नेगेटिव तरीके से कह रहे हैं, है ना, देयर इज अ नो मार्क इन इट. राइट, वो नेगेटिव सेंटेंस है. और इंट्रोगेटिव जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. राइट, सो ये 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. सो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ शुरू करेंगे. और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर है क्या? राइट, आप इजीली देख सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट प्लेस करना है. मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एग्जांपल से आप इसको इजीली समझ जाओगे. सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी. वर्ब को हम प्रेजेंट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में यहां लिखेंगे. और एक चीज जो इसमें साथ साथ समझने वाली है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है और बाकी कौन से सब्जेक्ट्स होंगे. थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जो भी इसकी प्लेसमेंट बनेगी, जिस तरीके की वर्ब इसमें यूज होगी, एस या ईएस उसके साथ प्लेस करेंगे. राइट, उसके बाद फाइनली हम सेंटेंस को क्लोज करेंगे विद अ रेलेवेंट ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट एट द एंड यूज करके हम इस सेंटेंस को खत्म करेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट फर्स्ट एग्जांपल. पहली एग्जांपल देखते हैं क्या है. ओके, इट सेज ही गोज टू स्कूल. एक सिंपल एग्जांपल मैंने पहले उठाई है, ही गोज टू स्कूल. मैंने साथ में इसमें ट्रांसलेशन भी रखी है, आपको इजीली समझ आ जाए. क्योंकि देखो, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से सेंटेंसेस पे अप्लाई करते हैं, कौन सी सिचुएशन में ये वाला टेंस अप्लाई करते हैं? जब हम कोई इस तरीके की कोई सेंटेंस को बता रहे हैं कि वह स्कूल जाता है, एक रेगुलर एक्टिविटी की बात करनी है. ठीक है, वह स्कूल जाता है, जाते हैं, जाती है, ऐसे जो मार्कर होंगे आपके सेंटेंसेस के, इस तरीके की चीज को जब आप स्पेशली ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें यूज करोगे. राइट, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी समझेंगे कि कहां कहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है, वहां पे प्रॉपर डिटेलिंग होगी इस चीज की, तो आप इसको इजीली समझ पाओगे. लेकिन पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमने बनाना कैसे है. राइट, सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हमने यहां पे एक सब्जेक्ट यूज किया इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट, और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल हमने एस या ईएस यूज करना होता है. यहां पे गो के साथ वी विल हैव टू यूज ईएस, उसकी वजह से गो जो है गोज बन गया. राइट, देन वी हैव द ऑब्जेक्ट, जो हमने रूल में लिखा था वो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में भी अवेलेबल है. ठीक है जी. अब कंफ्यूजन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, राइट, कहां पे हमने एस या ईएस यूज करना है, इस चीज को समझना. देखो, पर्सन्स क्या होते हैं, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन हम यूजुअली जब समझते हैं तो उसमें आई वी, जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो दिस इज फर्स्ट पर्सन. यू, योर, दीज आर रिलेटेड टू सेकंड पर्सन. और उसके अलावा जो ही, शी, दे, इट, उनको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. तो यहां पे हमने क्या करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, कोई नाम हो सकता है. राइट, तो जब यहां वो यूज होगा तो आपको उसके साथ एस या ईएस लगाना है. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल किसी भी पर्सन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, या फिर वो फर्स्ट पर्सन है जैसे कि आई, वी,
चाहे वो सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ठीक है। तब भी आप एस या ईएस नहीं लगाओगे, राइट। और अगर वो सेकंड पर्सन है, यू, तब भी आप एस या ईएस नहीं लगाओगे। और प्लूरल में तो किसी में भी नहीं लगाना है, जैसे स्टूडेंट्स आ गया, टीचर्स आ गया, पीपल आ गया, उसमें आप कभी भी एस या ईएस नहीं लगाओगे, रिमेंबर दैट। ओके, फॉर द एडवांस्ड स्टूडेंट्स मैंने एक और एग्जांपल इसमें ऐड किया विच इज रिलेटिवली लॉन्गर। इतनी डिफिकल्ट कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन रिलेटिवली इस एग्जांपल से ये सेंटेंस लॉन्ग है, क्योंकि यहां पे मैंने सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन यूज करने की बजाय मैंने नाउन फ्रेज यूज किया है, द डिलिजेंट स्टूडेंट्स, राइट। क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि अगर आप एडवांस्ड राइटिंग या एडवांस्ड स्पीकिंग कर रहे हो तो उसमें सिंपल सब्जेक्ट इज नॉट रिकमेंडेड। तब आप स्पेशली आइल्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग में आपके जो नाउन्स है दे शुड बी अ लिटिल एक्सटेंडेड। उसमें आप नाउन फ्रेजेस यूज करो, जैसे कि ये यहां पे एक एडजेक्टिव हमने यूज किया, राइट। सो दिस इज जस्ट फॉर एडवांस्ड स्टूडेंट्स, एक लॉन्गर एग्जांपल मैंने ऐड किया। सो दिस इज अवर अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। यू कैन पॉज योर वीडियो, यू कैन गो बैक, यू कैन अंडरस्टैंड इट वंस अगेन अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस अपने भी बना के देखो जो इस रूल को फॉलो कर रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन में अपने सेंटेंस बनाओ, अपनी नोटबुक पे सेंटेंसेस की एक लिस्ट बनाओ जो इस रूल को फॉलो कर रहे हो, सो दैट इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आपको टेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस वीडियो की बिगनिंग में भी बताया था कि जहां पे हम किसी इंफॉर्मेशन को निगेट कर रहे हैं ना, तब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। हमें नेगेटिव अलग से समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आप नॉट ऐड करते हो तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। जैसे आप देखो, अफर्मेटिव में हमारे पास कोई ऑक्सिलरी नहीं थी, जिसको आप कॉमनली हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, तो इसमें कोई ऑक्सिलरी नहीं अवेलेबल। लेकिन जैसे ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हमारे पास ऑक्सिलरी की ऑप्शंस आ गई। या तो हम डू यूज करेंगे या फिर हम डज यूज करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। जैसे कि हमने एस या ईएस का रूल समझा था ना, कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस या ईएस यूज करेंगे, दिस इज अबाउट अफर्मेटिव। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसमें डज यूज करेंगे, ठीक है जी। सो इस वजह से हमें नेगेटिव को अलग से समझना चाहिए कि नेगेटिव में कौन से रूल फॉलो होंगे। ओके, ऑक्सिलरी के इमीडिएटली बाद हमने नॉट यूज करना है, जो कि एक्चुअली इस चीज को मार्क करता है कि ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। और उसके बाद हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, वन मोर थिंग, जब मैं पहली बार टेंसेस समझ रहा था तो मेरा सवाल क्या था, मेरे दिमाग में क्या आया कि यहां हम एस या ईएस यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां हमने एस या ईएस नहीं यूज किया। टेंस तो अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एस या ईएस क्यों नहीं यूज कर रहे? तो इसका आंसर ये है कि जो एस या ईएस हम यहां यूज कर रहे थे वर्ब के साथ, वो रोल ऑलरेडी डू ने एक्वायर कर लिया। डू के साथ एस या ईएस लगने के बाद ही वो डज बना है, और उसी वजह से हम डज को सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि एस या ईएस जो है वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एसोसिएट करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ऑलराइट, अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में हम इसको कैसे प्लेस करेंगे। यहां देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स। मैंने उसकी ट्रांसलेशन भी आपके सामने रखी है, मुझे फल पसंद नहीं है। अगेन एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट यूजुअली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डिफाइन करते हैं, और इस जनरल स्टेटमेंट में रूल कैसे फॉलो हुआ है। आई सब्जेक्ट है, राइट। डू, हम डू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम डू ही यूज करेंगे, रिमेंबर दिस। ओके, ऑक्सिलरी के इमीडिएट बाद हमने अकॉर्डिंग टू द रूल नॉट यूज किया है, और नॉट के बाद हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, एंड फाइनली वी आर कंक्लूडिंग द सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट, fruits, right? All right, let's have a look on one more example.
which is a little advanced, little lengthier. It says she does not usually take a morning walk in the park, right? This is again same sentence following the same rule. She is the subject, does not is obviously auxiliary and the not. Usually take, usually is an adverb, extended verb we have here. Take is the first form of verb, and a morning walk in the park is the entire phrase that is making an object of the sentence. इससे हम object इस sentence का define करते हैं, which is according to the rule itself. Okay, so that's negative sentence for you relating to present indefinite tense. And moving ahead, our third type of sentence, which is known as interrogative sentence. Interrogative sentence when we are interrogating something, when we are asking a question. And interrogative sentence का जो rule है वो ये है कि हम sentence को शुरू करेंगे do या does के साथ. जो हमारी बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस होगी वो हमेशा डू या डज के साथ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में. और वैसे भी अगर आप कोई भी टेंस कर रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी. रिमेंबर दैट. ओके, सो इसमें क्या है कि डू डज, ऑब्वियसली डू डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरीज है, तो डू डज को हम बिगिनिंग में यूज करेंगे. यू ऑलरेडी नो डू कहां यूज करना है, डज कहां यूज करना है. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और डू डज जो है इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगे. और उसके बाद हमारे पास होगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सेंटेंस को हम खत्म करेंगे एक ऑब्जेक्ट के साथ, राइट? और एट लास्ट वी आर सपोज टू पुट अ मार्क विच इज नोन एज क्वेश्चन मार्क, राइट, और इंटरोगेटिव मार्क. ओके, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. डू यू वॉच क्रिकेट? सो दिस इज स्ट्रेट अवे अ क्वेश्चन. क्या आप क्रिकेट देखते हैं? अ जनरल क्वेश्चन, राइट? और उस जनरल क्वेश्चन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफाइन कर रहे हैं, राइट? सो डू इज एन ऑक्सिलरी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है. दिस इज सेकंड पर्सन, सो सेकंड पर्सन के साथ हम हमेशा डू लगाएंगे. उसके बाद हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म है विच इज वॉच, एंड finally we have an object cricket, and at the end we have an interrogative mark. Okay, so this is how we structure interrogative sentence. एक example और देख लेते हैं again, which is a little lengthier, I would say. Does he often practice the guitar after work? Right? Does is the auxiliary, क्योंकि हमारे पास subject जो है वो he है. This is third person singular subject. उसके बाद हमारे पास जो वर्ब है दैट इज प्रैक्टिस. ऑफन हमने एज एन एडवर्ब यूज किया है, राइट? समटाइम्स वी कॉल इट ऑफ्टन. नाउअडेज इट इज मोस्टली कॉल्ड ऑफ्टन, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोनाउंसिएशन. ओके, एंड द गिटार आफ्टर वर्क इज द एंटायर फ्रेज दैट इज एसोसिएटिंग विद object part of the rule. This is the object of the entire sentence. And finally we have an interrogative mark. So this is how we use present indefinite, right? This is how we structure a sentence in present indefinite. और इसके बाद हमने ये समझना है कि present indefinite अब हम यूज करते कहां कहां हैं. हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, हमें पता चल गया कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कैसे बनाना है, चाहे हम स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं, चाहे हम राइटिंग में यूज कर रहे हैं, या फिर हम रीडिंग में किसी सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने अगर इन रूल्स को ठीक से समझ लिया तो इट विल बी इजी फॉर अस to understand it and further communicate it. Okay, so uses की बात करते हैं कि हमने कहां इसको यूज करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का यूजेस एक्चुअली है क्या? सो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ इट, और मैं आपको कुछ उनमें से बताऊंगा जो कि कॉमनली हमें अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट इज यूज्ड when talking about actions or situations in general time. As I told you earlier, अगर हम कोई जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, जनरल टाइम में अगर हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे कि इट सेज शी गोज फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें यह पता है कि देयर इज नो स्पेसिफिक टाइमलाइन गिवन. हमें सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है, जनरल टाइम में यह बताया गया है कि शी गोज फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? ओके, गोइंग अहेड हमारे पास एक और एग्जांपल है दैट सेज बेन गोज टू द कैफे एवरी वीक. अगेन दिस इज अ रेगुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी जनरली डन, है ना? एक रेगुलर एक्टिविटी है, उसकी हमें रेगुलरिटी भी बताई गई है, उसकी यू कैन से फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी बताई गई है.
और उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूजेस. इट सेज इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अपने स्कूल में भी ये पढ़ा होगा, आपको बहुत बार आपके टीचर्स ने बताया भी होगा कि जब आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करोगे. जैसे कि मैन इज मॉर्टल, राइट? इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसका आप कोई टेंस नहीं चेंज कर सकते, इसकी आप कोई मीनिंग को नहीं चेंज कर सकते. अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी है कि मैन इज मॉर्टल, राइट, तो उसमें आपको ये टेंस ही यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है, आप इसका टेंस नहीं चेंज कर सकते, राइट? ओके, मूविंग अहेड. इट ऑल्सो सेज एक्शन हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम. ओके, दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. अगर आप एक्शन हैपनिंग की बात कर रहे हो तो जैसे आप कंटिन्यूअस टेंसेस को जब समझोगे आगे जाके, आप ये सवाल अपने आप से भी पूछोगे, ये सवाल आप मुझसे भी पूछोगे कि अगर आप इस एक्शन को कंटिन्यूटी में शो कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों? लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन टेंस. समटाइम्स आप एक कंटिन्यूअस एक्शन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हो, जैसे कि इस एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है बॉयज प्ले फुटबॉल. हालांकि इसको हम ये भी कह सकते थे कि बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, वो कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म बन जाएगी. लेकिन अगर आप ये टेंस भी यूज करते हो इसमें, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन इट. इसमें कोई गलत नहीं है. आप टेंस ये नहीं कह सकते कि आप मीनिंग चेंज कर रहे हो. अगर आप ये भी बोलो कि बॉयज प्ले फुटबॉल, जैसे कि एक्शन चल रहा है, उसके लिए भी आप ये बोल सकते हो बॉयज प्ले फुटबॉल. दिस इज नॉट जनरल वन. एक जनरल टाइम में हम मेंशन करते हैं दिस इज अबाउट अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, राइट? दिस इज बेसिकली फॉर द एडवांस्ड स्टूडेंट्स, दोज हु आर सपोज्ड टू यूज टेंसेस इन देयर स्पीकिंग. तो वहां पे आप ये स्ट्रक्चर इजीली यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. And finally, it says for some events scheduled in near future. Again, छोटी सी कंफ्यूजन यहां भी आएगी कि अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोल रहे हो? लेकिन समटाइम्स अगर कोई इवेंट नियर फ्यूचर में शेड्यूल्ड है, आपने उसको एक्सप्रेस करना है, हाँ, आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे कि माई कॉलेज ओपन्स नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ द नियर फ्यूचर, राइट? सो हम इसको इजीली बोल सकते थे कि माई कॉलेज विल ओपन नेक्स्ट वीक, लेकिन यूजुअली आप इसको इस स्ट्रक्चर में भी मेंशन कर सकते हो. और मैंने खुद ये पढ़ा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी कहीं कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ. तो डेफिनेटली अगर ये स्ट्रक्चर कॉमनली यूज हो रहा है तो इसको हम नेगेट नहीं कर सकते. ये एक एडिशनल ऑप्शन हम अपने पास रख सकते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियर फ्यूचर के जो शेड्यूल्ड इवेंट्स हैं उनको भी एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? So guys, this is all about understanding present indefinite tense. You might have a lot of doubts, a lot of queries, और वो queries आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. और अगर आप उस कमेंट सेक्शन में एक रेलेवेंट क्वेश्चन डालोगे, आई कैन ऑल्सो अपलोड एन एडिशनल वीडियो रिलेटेड टू दैट. उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट. लेकिन आई एम रियली श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट. टिल देन, बाय बाय.